हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संजू भाई, जिनके पिताजी इंडियन रेलवे में एज अ क्लर्क काम करते हैं। संजू बताते हैं कि बहुत वेट करने के बाद फाइनली रेलवे ने कोलकाता के खिदरपुर एरिया में जो बीएनआर रेलवे कॉलोनी है ना, उसी कॉलोनी के अंदर एक रेलवे क्वार्टर अलॉट कर दिया, जो कि अभी कुछ वीक पहले ही खाली हुआ था। इसी बीच साल 2005 का टाइम आता है। संजू बताते हैं कि मेरी बहन जया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और बहुत बार एग्जाम के लिए पढ़ाई करते करते वो देर रात तक जगी रहती थी। अब इसी बीच एक रात करीब 2 बजे के आसपास संजू की नींद खुलती है। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। संजू यहाँ पे कमरे से बाहर निकलकर हॉल की ओर जाना चाहते थे, जिस हॉल में पानी का मटका रखा हुआ है। जब इन्होंने कमरे का गेट खोल के हॉल के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, तब इनकी नजर पड़ती है अपने बहन जया के कमरे पे। जया का कमरा खुला हुआ था। अब संजू जया के कमरे की ओर देखते हुए हॉल के थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और फाइनली ये उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर मटका रखा हुआ था और उसी मटके के साइड में जया का कमरा है। संजू की नजर पड़ती है जया के कमरे के अंदर और ये पाते हैं कि जया अपने बेड के ऊपर खड़े होके ऊपर पंखे की ओर देखे जा रही थी। संजू को समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर रही है। इन्होंने पानी पिया और जया को आवाज लगाई कि वो क्या कर रही है बेड के ऊपर। अब संजू की आवाज सुनकर जया चुपचाप बेड से नीचे उतरती है। ये अपने कमरे से बाहर आके उसकी कुंडी लगाती हैं और सीधा वहां से चलकर संजू को क्रॉस करते हुए घर के बाहर निकल जाती हैं। अब संजू यहाँ नोटिस करते हैं कि जब जया हॉल से क्रॉस कर रही थी, तब ना वो कुछ बात कर रही है किसी से, और वैसे ही बात करते करते ये घर के बाहर चली गई। अब यहाँ पर जो कुछ भी आपने सुना ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डार्क मिस्ट्री का बस एक छोटा सा हिस्सा था। आज की स्टोरी आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड की एक काफी अलग पर बहुत ही भयानक तस्वीर से रूबरू कराने वाली है। और शायद ये सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके भी परिवार में कुछ बहुत ही अनयूजुअल चीजें हो रही है ना रेगुलर बेसिस पे, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना की शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी चीजों से होती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। फिलहाल आप वीडियो में संजू भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और पूरी कहानी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि आखिर उन्होंने नाम चेंज करने को क्यों ही बोला होगा। अब इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1991 से। संजू बताते हैं कि उनके पिताजी साउथ ईस्टर्न रेलवेज में एज अ क्लर्क काम करते थे और उनकी पोस्टिंग थी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अब यहाँ संजू के फैमिली में कुल 5 लोग थे। संजू की माता जी, जिनका नाम था अलका, उनकी बड़ी बहन जया और उनके एक भाई थे जिनका नाम था संतोष। और ये पांचों जिस रेंटेड हाउस में रहते थे वो नॉर्थ कोलकाता के शालीमार एरिया में था। संजू बताते हैं कि कुछ टाइम के बाद रेलवे ने पापा को भी एक क्वार्टर अलॉट कर दिया और ये लोग अपने शालीमार वाले क्वार्टर से शिफ्ट होके नए क्वार्टर में चले गए, जो कि कोलकाता के खिदरपुर एरिया में था। अब खिदरपुर में ही 2 रेलवे कॉलोनी थी, एक साउथ रेलवे कॉलोनी, एक नॉर्थ रेलवे कॉलोनी। जो नॉर्थ रेलवे कॉलोनी थी, इसमें क्लास ए ग्रेड के ऑफिसर रहते थे और साउथ वाले हिस्से में क्लास बी सी डी ग्रेड के एम्प्लॉय रहते थे। संजू के पिताजी को भी साउथ वाले हिस्से में ही क्वार्टर अलॉट हुआ था और जो लोग पहले इस क्वार्टर में रहते थे, उन्होंने 3 वीक पहले ही इसे वैकेट किया था। अब संजू की फैमिली जब उस छोटे से शालीमार वाले फ्लैट से यहाँ पर एक 2 BH के बड़े क्वार्टर में शिफ्ट हुई, तब ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पर जो अभी आगे होने वाला था ना भाई, वो सब सुन के आपका दिल दहल जाएगा एकदम। संजू बताते हैं कि उस क्वार्टर में शिफ्ट होने के 1-1.5 महीने तक सब कुछ सही रहा। हम लोग बड़े आराम से रह रहे थे। धीरे धीरे मेरी मम्मी आसपास की जो पड़ोसी थी उनसे भी घुलना मिलना शुरू हो गई थी। पर यहाँ संजू की फैमिली ने नोटिस किया कि जो उनके पड़ोसी हैं, वो लोग कभी इनके घर के अंदर नहीं आते। अब ऐसा होता है ना कि पड़ोस में कोई फंक्शन पार्टी या फिर कुछ हुआ तो हम उनके घर जाते हैं। यहाँ संजू बताते हैं कि कोई पड़ोसी हमारे घर नहीं आता। पर इस बात को उस फैमिली में किसी ने ज्यादा सीरियस लिया नहीं। अब एक बार संजू की माता जी अपने ही पड़ोस में एक लड़की से बात कर रही थी, तब वो लड़की बोलती है इनको कि भाभी, आप लोग घर में रहते हैं, कुछ अजीब नहीं लगता है क्या आप लोग को? कोई दिखाई उखाई देता है क्या? इस पर संजू की माँ ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्या हुआ? तब उस लड़की ने बोला कि आपसे पहले एक जन रहने आए थे, 1 सप्ताह में ही छोड़ के चले गए कमरा, तो हमको लगा कि कुछ होगा उधर, तो इसीलिए हम आपसे पूछ लिए। और ऐसा बोल के ना वो लड़की अपने घर के अंदर चली गई। संजू की मम्मी को लगा कि शायद वो लड़की कुछ छुपा रही है इनसे। अब ये सारी बात संजू के माता जी सीधा संजू के पापा को बता देती हैं जाके कि वो शालिनी थी, आज हम मिले थे शाम को उससे, तो ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ पर जो राजेश थे संजू के पिताजी, उन्होंने बोला कि ये सब बात पे ध्यान मत दो, ये आसपास वाला जलता होगा हम लोग को देख के, इतना अच्छा क्वार्टर मिल गया तो।
संजू की मम्मी को ये भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक इन सब पर बहुत ज्यादा यकीन था, पर संजू के पिताजी इन सब बातों को एकदम अफवाह मानते थे। पर यहाँ होता ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, संजू के घर का इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। आए दिन घर में कलेश होते रहता था, परिवार में 2-3 लोगों को कुछ कुछ बीमारियां भी होने लगी और संजू के पिताजी पर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया था। अब ये सारी चीजें अगले 2 साल तक बिल्डअप होती रही और इनके परिवार में किसी ने भी इन सब बातों पर किसी दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश नहीं की। सबको लग रहा था कि शायद ये हमारी किस्मत है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर फिर एक दोपहर को संजू के जो बड़े भाई थे संतोष, वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। उस वक्त इनके घर पर कोई भी नहीं था। दोपहर के कोई 2:30 बज रहे थे। संतोष अपने बेड से उतरकर जो हॉल में टॉयलेट था उसकी ओर जा रहा है और टॉयलेट की तरफ जाते जाते इनकी नजर जो दूसरा वाला कमरा था उसके बेड पर पड़ती है। भाई साहब, संतोष देखते हैं कि उस बेड पर एक आदमी खड़ा है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि उस आदमी का आधा शरीर बेड के अंदर था। सिर्फ वो चेस्ट के ऊपर का हिस्सा ही बेड के ऊपर खड़ा हुआ था। अब भाई साहब, ये नजारा देखते ही संतोष के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। संतोष यहाँ जोर से चिल्लाते हुए अपने घर के बाहर निकल जाते हैं। जब 2 घंटे के बाद संजू और उनके पिताजी वापस घर लौटे, तब इन लोगों ने पाया कि संतोष घर की चौखट पर ही बैठे हुए। अब जब संजू के पिताजी ने पूछा संतोष को कि क्या हुआ, तुम ऐसे बाहर क्यों बैठे हो, तब संतोष ने यहाँ सारी बात बताई। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि संतोष का जो नेचर था ना, वो थोड़ा मजाकिया था और इसी वजह से इनके पिताजी को लगा कि शायद संतोष जो है मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने इस घटना को भी एकदम लाइटली लिया। अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा संजू के पिताजी के नेचर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको अभी बहुत स्ट्रगल के बाद ये रेलवे का क्वार्टर अलॉट हुआ है। उनका एक दिमाग यही समझा रहा होगा कि इतनी मुश्किल से हमें क्वार्टर मिला है, अभी मैं इन सब चीजों में पड़ जाऊंगा तो हमें ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा और फिर एक दूसरा कमरा ढूंढने की परेशानी। तो ये सारी चीजें उस समय राजेश जी के जजमेंट को क्लाउड कर रही थी, जिसकी उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी संतोष वाले इंसिडेंट के 5 दिनों के बाद एक सुबह जब संजू की माताजी नहाने गई थी बाथरूम में, तब उन्होंने टैप खोल के बकेट में पानी भरा। जब संजू की माताजी मग्गा लेके पानी की बाल्टी में डालने जाती हैं, तब ये देखती हैं कि भाई बाल्टी के पानी में ना ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी उल्टा बाथरूम की सीलिंग पर लेटा हुआ है और उसकी रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दे रही थी। भाई साहब, वो शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि संजू की माताजी चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर निकली और सीधा अपने बेडरूम के अंदर चली गई। अब शाम को जब संजू के पिताजी वापस घर आए, तब संजू की माताजी ने सारी बात बताई उनको। अब अपनी पत्नी के साथ हुए इस घटना को सुनकर संजू के पिताजी थोड़े सतर्क हो गए। इनको लगने लगा कि यार शायद कुछ तो गड़बड़ है। पहले संतोष के साथ, फिर अब मेरी पत्नी के साथ, ये बस एक संयोग नहीं हो सकता। अब संजू के पिताजी ने यहाँ पर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को कॉल किया और बताया कि यार हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तब उनके एक रिलेटिव ने उनको एक बाबा के बारे में बताया। वो बाबा कोलकाता से 30-40 किलोमीटर दूर एक डांकुनी करके जगह है, वहीं पर रहते थे। यहाँ राजेश जी ने उन बाबा से कांटेक्ट किया तो वो बाबा इनके घर पर आते हैं देखने के लिए, और वो घर के अंदर एंटर करने के बाद संजू के पिताजी को बताते हैं कि यहाँ पर एक आदमी की आत्मा का वास है। वो आत्मा तुम्हारे घर के फीमेल मेंबर्स के साथ कुछ गलत करना चाहती है और तुम जनेऊ धारण करते हो, इसकी वजह से वो आत्मा तुम्हारे पत्नी के करीब नहीं आ पा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो संजू की बहन थी जया, वो ज्यादातर टाइम अपने नानी के घर पर रहती थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि अभी घर में क्या चल रहा है। अब ये सब बात सुन के राजेश एकदम घबरा गए। उन्होंने पूछा बाबा से कि इसका कुछ उपाय बताइए। तब बाबा ने संजू की मम्मी को एक ताबीज दिया, बोला कि इसे हमेशा गले में धारण करना और तुम कुछ भी हो जाए घर में कभी भी बिना कपड़ों के नहीं रहोगी, और साथ में ये भी हिदायत दी कि तुम कभी परफ्यूम भी नहीं लगाओगी। बहुत ज्यादा सतर्क होकर रहना है तुम्हें इस घर में। अब उन बाबा से जो भी बन पा रहा था वो सब क्रिया करके वो घर से चले जाते हैं। अब अगले 2-3 दिनों तक सारी चीजें नॉर्मल रही और फिर उसके बाद एक दोपहर को संजू के पिताजी की छुट्टी थी। वो खाना खा के अपने घर पर ऐसे ही लेटे हुए थे और लेटे लेटे उनको आंख लग जाती है और सोते टाइम संजू के पिताजी के सपने में उसी आदमी की आत्मा आती है। वो आदमी संजू के पिताजी को धमकाता है कि उस औरत से दूर रहे, मतलब संजू की माँ से। अगर तू उसे दूर नहीं हुआ ना तो मैं तेरे परिवार का बहुत बुरा हाल कर दूंगा। तो भाई साहब, जैसी ये लाइन उस आत्मा ने बोले, संजू के पिताजी की नींद खुल जाती है।
ये एकदम घबरा गए थे अंदर से। अब इन्होंने अगले ही दिन एक दूसरे पंडित को बुला के घर के अंदर हवन करवाया अच्छे से। और ये हवन करवाने के बाद वो आत्मा इनके घर के लोगों को दिखना बंद हो गई। संजू की फैमिली में सबको लगने लगा कि शायद ये मुसीबत हमेशा के लिए टल गई है। पर जो इनका मेडिकल वाला प्रॉब्लम था, बीमारी हो जाना, कर्जा बहुत ज्यादा हो जाना संजू के पिताजी पर, वो सारी चीजें खत्म नहीं हो रही थी। पर चूंकि इनको वो आत्मा दिखनी बंद हो गई थी, तब इन लोगों ने सोचा कि शायद जो ये प्रॉब्लम्स है ये हमारे किस्मत की वजह से, क्योंकि वो आत्मा तो हमें दिख नहीं रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और फाइनली साल 2005 का टाइम आता है। संजू बताते हैं कि इस बीच मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। अब यहाँ एक चीज समझना, जो संजू की शादी थी वो उनके बड़े भाई से पहले हो गई थी। बड़े भाई से पहले उनका बेटा भी हो गया था। और संजू बताते हैं कि इस चीज को लेके ना मेरे बड़े भाई बहुत जेलस होते थे मेरे से। जब मेरी शादी हुई तो हम दोनों के बीच में खटास बहुत ज्यादा बढ़ गई और आए दिन हम दोनों के बीच लड़ाई होते रहती थी। और फाइनली जब इनके बड़े भाई की शादी हुई तब वो अपना घर छोड़ के अपने इन लॉज के साथ रहने लगे। मतलब एक तरह से घर जमाई बनकर वो रहने लगे थे। पर यहाँ जो संजू की बहन थी उन्होंने शादी नहीं की। वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उनका टारगेट था कि जब तक मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। और इसी चक्कर में ये अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। अब इस समय संजू के घर में उनके मम्मी पापा, संजू की बड़ी बहन जया, संजू की वाइफ और उनका बेटा रहते थे। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि संजू की सिस्टर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और एक रात 2 बजे जब संजू के प्यास लगी तो अपने कमरे से बाहर निकल के हॉल की ओर जा रहे थे। और इसी बीच उन्होंने पाया कि उनकी जो बहन है वो अपने कमरे के बेड पर खड़े होके ऊपर पंखे की ओर देख रही है। संजू ने उनको आवाज लगाया तो वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलकर कुंडी लगाती है और संजू को क्रॉस करते हुए घर के बाहर निकल जाती है। अब यहां तक तो आपको पता है ना, अब आगे सुनना। संजू अपने बहन का ये बिहेवियर देख के बड़ा सरप्राइज हुआ। ये पीछे पीछे जाता है उसके कि इस समय रात को निकल के कहां जा रही है। और जब संजू घर के बाहर निकला ना तो ये देखता है कि उसकी बहन घर के बाहर एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के ऐसा लग रहा था कि किसी से बात कर रही है सामने। संजू यहां जोर से चिल्लाता है, दीदी क्या कर रही हो वहां बैठ के। इस पर उसकी बहन फेस पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन लेके संजू की ओर देखती है। संजू दौड़ के जाता है और अपनी बहन को उठा के वापस कमरे में लेके आता है। संजू की बहन बिना कुछ बोले चुपचाप बेड पर जाके सो जाती है। अगली सुबह जब नींद खुली तब संजू ने पूछा कि क्या हो गया था, रात को कहाँ चले गए थे तुम। तो इस पर पता उसकी बहन क्या बोलती है कि कल रात को तुम ही तो मुझे कमरे से बाहर बुला रहे थे और फिर जब मैं हॉल में आई तो तुम मुझे अपने साथ लेके गए घर के बाहर। ओ भाई साहब, ये बात सुन के संजू का शरीर एकदम कांपने लगा। इसके दिमाग में फिर से वो डर भर गया था जो आज से 4-5 साल पहले इसकी फैमिली फेस कर रही थी। संजू अपने पेरेंट्स से सब बात डिस्कस करता है और ये सब लोग जया को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने बोला कि इनको नींद में चलने की बीमारी हो गई है। और जब डॉक्टर ये बात बोल रहा था ना तब जया संजू की ओर देखते हुए एक बहुत ही क्रिपी स्माइल दे रही थी। डॉक्टर ने यहाँ पर कुछ मेडिसिन लिखा और उसके बाद ये लोग जया को लेके वापस घर आ जाते हैं। अब इस घटना के तीसरे दिन जब संजू की पत्नी किचन में खाना बना रही थी तब हॉल से संजू आवाज देता है कि यार जल्दी खाना लेके आओ, मुझे लेट हो रहा है। अब ये बात सुन के संजू की पत्नी भी रिस्पॉन्ड करती है कि ठीक है मैं अभी लेके आ रही हूँ, रुको। पर कुछ सेकंड के बाद संजू की पत्नी को स्ट्राइक होता है कि मेरे पति तो कल दोपहर को ही शहर से बाहर गए थे, अभी तक तो वो घर भी नहीं लौटे हैं। अब जैसे ही संजू की पत्नी को ये चीज रियलाइज हुई वो मुड़ती है हॉल की तरफ और ये देखती हैं कि भाई वही शैतान किचन के दरवाजे पर खड़ा होके संजू की पत्नी को घूर रहा है। संजू का जो बेटा था वो उनके बेडरूम में लेटा हुआ है। अब उस आत्मा को देख के संजू की पत्नी की हालत तो खराब हुई पर ये दौड़ के बेडरूम में अपने बेटे के पास जाती है। अब अगले दिन जब संजू घर आए तो उनकी पत्नी ने सारी बात बताई और बोला कि मुझे लगता है कि मैं और मेरा बेटा यहाँ पर सेफ नहीं है तो मैं इसे लेके अपने मायके जा रही हूँ। और अगली सुबह ही संजू की पत्नी अपने बेटे को लेके मायके चली जाती है। अब यहाँ पर संजू बहुत घबरा चुके थे। अब संजू बताते हैं कि आनन फानन में हमने कई सारे बाबाओं से बात की
कि कोई तो हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाए। पर अगले 1-2 सालों में संजू की फैमिली ने इन बाबाओं के पीछे 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। संजू बताते हैं कि हमें जो भी बाबा मिले सारे के सारे फ्रॉड, कोई उस समस्या से हमें बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। अभी इन 1-2 सालों में एक और डेवलपमेंट होती है। संजू की जो वाइफ थी वो अपने बेटे को लेके आ चुकी थी वापस अपने ससुराल, और जो संजू के भाई अपने इन-लॉज के साथ रह रहे थे उनकी भी दोबारा अपने फैमिली से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। अब पहले जैसा नॉर्मल तो नहीं होता, पर ओकेजनली बातचीत होने लगती है। अब जब उनके भाई को इस बारे में पता चला तब उन्होंने संजू को कॉल किया। उन्होंने बोला कि जो मेरे ससुर हैं वो भी ऐसे झाड़ फूक करते हैं, तो एक बार तुम उनसे भी दिखवा लो। अब संजू ने उन पर भरोसा करके सारी बात मान ली, पर संजू को क्या ही पता था कि यहाँ उनके बड़े भाई अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हैं। वो हर दिन संजू को कॉल करके बोलते हैं कि कल रात को ही मैं अपने ससुर के साथ बैठा हुआ था, वो तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा देने के लिए क्रिया कर रहे थे, और हम सब देख पा रहे थे कि वो आत्मा कुछ ही दिनों में तुम लोगों को खत्म कर देगी। अब ऐसे ही डरा डरा कर संजू के बड़े भाई ने संजू से बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए। फिर जब संजू को लगने लगा कि इनके साथ धोखा हो रहा है तो इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया कि नहीं, अब हमें कोई पूजा नहीं करवाना है। तब संजू के बड़े भाई एकदम नीचता पर उतर जाते हैं। वो फोन करके संजू से बोलते हैं कि वो जो आत्मा है ना, वो जया और तुम्हारी पत्नी दोनों के साथ बहुत ही गलत कर सकती है। मतलब उन्होंने बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया जो कि मैं वीडियो पे ऐसे बोलना नहीं चाहता। अब ये सब बात सुन के संजू ने अपने बड़े भाई से बातचीत करना बंद कर दिया। अब इस टाइम पर संजू का यहाँ पर एक नया दोस्त बना था, अम्बरीश। संजू ने अम्बरीश को सारी बात बताई कि यार ऐसा ऐसा हम लोग घर में फेस कर रहे हैं, तुम किसी को जानते हो क्या जो ये सब ठीक कर सके। तब यहाँ पर अम्बरीश ने अपने एक रिश्तेदार से बात की जो एक तांत्रिक को जानते थे। वो तांत्रिक ओडिशा के बहरामपुर शहर का रहने वाला था। संजू ने यहाँ पर अम्बरीश के रिलेटिव के थ्रू उस तांत्रिक से कांटेक्ट किया, और फिर वो तांत्रिक संजू के घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस तांत्रिक ने अपनी साधना की और संजू को बताया कि रात होते ही एक आत्मा तुम्हारे घर के अंदर आती है और वो अपने साथ 6 और स्पिरिट्स को लेके आती है, और जो ये 6 स्पिरिट है ना, इन सबके सर कटे हुए। अब ये बात सुन के संजू की फैमिली एकदम कांपने लगी। तब फिर उस तांत्रिक ने अगले 2 रातों तक संजू के घर में कुछ तंत्र मंत्र किया, और फिर उन्होंने 2 बॉटल्स बनाए कांच के। अब उन कांच की बॉटल्स में कटा हुआ नींबू, खून और बकरे की हड्डी के साथ कुछ अजीबोगरीब सामान रखे थे जो वो तांत्रिक अपने साथ खुद लेकर आए थे। अब उन दोनों बॉटल्स को एक लाल कपड़े से बांध के तांत्रिक ने वो संजू को दिया, और ना संजू को यहाँ पर एक जगह बताई जहाँ उसे जाके डिस्पोज करना था। उन्होंने संजू से साफ साफ बोला था कि अगर तुम उसे जमीन के अंदर गाड़ के नहीं आओगे, अगर बीच में गलती से भी वो बॉटल तुमसे गिर के टूट गया या फिर खुल गया, तब तुम्हारे परिवार में सारे लोगों की जान जानी तय है। उन दोनों बॉटल्स में वो सारे स्पिरिट्स को कैद करके रखा था तांत्रिक ने। यहाँ पर संजू को ये काम अकेले करना था। जिस रात संजू वो बॉटल को डिस्पोज करने गया, उस रात तांत्रिक ने उनके पापा से बोला था कि पूरे घर में रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए जब तक संजू वापस नहीं लौट जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये बॉटल को डिस्पोज करने जाएगा तब वो आत्माएं आप पर अटैक कर देंगी। संजू की फैमिली ने ठीक वैसे ही किया, और संजू रात को 11 बजे अकेले जाकर वो बॉटल उस जगह पर डिस्पोज करके आते हैं। संजू बताते हैं कि उस पूजा के बाद घर का माहौल थोड़ा ठीक हुआ। अब जो तांत्रिक ने पूरा क्रिया किया था उसके कुछ महीनों तक घर में थोड़ी शांति रही। अब संजू के पिताजी इस बीच बहुत डेस्परेटली वो घर चेंज करना चाहते थे, पर कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी जिसकी वजह से ये लोग घर छोड़ नहीं पा रहे थे। संजू बताते हैं कि इस बीच मेरी मदर इन लॉ घर पर आना स्टार्ट करती हैं। वो हर 2 महीने पर हमारे घर पर आ जाती थी 3-4 दिनों के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर अपनी बेटी की टेंशन हो रही थी कि कहीं वो आत्मा यहाँ पर फिर से अटैक न कर दे। तो आउट ऑफ कंसर्न ये आके इनके घर में रहने लगी। अब संजू बताते हैं कि 1 साल तक उनके आने जाने का सिलसिला चला, और एक दिन हमें खबर मिलती है कि जो मेरी सासू माँ हैं उनकी डेथ हो गई है। वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी और अचानक काम करते करते बेहोश हुई और फिर उसके बाद उठी ही नहीं। संजू बोलते हैं कि सबको ये कोइंसिडेंट लग रहा था, पर मेरी सासू माँ बहुत हेल्दी और बहुत ज्यादा एक्टिव थी। मुझे नहीं लगता कि ये उनकी नॉर्मल डेथ है। अब उनकी सासू माँ के डेथ के बाद जो संजू की पत्नी थी वो काफी मायूस रहने लगी। वो संजू को फोर्स करने लगी कि यार ये घर से चलो, यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्यों हम लोग रह रहे हैं इस घर में। और फाइनली ये लोग 2012 में एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। सबको लग रहा था कि ठीक है, नए घर में हम आ गए, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, पर भाई साहब यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पकने वाली थी। सुनना भी एकदम ध्यान से। अभी संजू और उनकी फैमिली जिस नए घर में शिफ्ट हुए थे वो कोलकाता के बेहाला एरिया में, जो कि साउथ कोलकाता में पड़ता है। संजू बताते हैं कि अभी हमें उस घर में शिफ्ट हुए कोई 3 दिन ही हुए थे
कि अचानक एक रात 2:30 बजे हमें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे कमरे के कोने में खड़े होकर हमें घूर रहा है, और उसकी जो गुर्राने की आवाज थी वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब अगली सुबह हुई ना, तब मेरी लैंडलॉर्ड आके हमारा कमरा नॉक कर दी है। वो मुझे और मेरी पत्नी को लेकर अपने घर में गई, और वहां जाकर उस लैंडलेडी ने अब तक संजू और फैमिली के साथ जो भी घटना घटी थी वो सारी घटना उनके सामने रख दी। क्या आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपके पीछे ये स्पिरिट पड़ी है और आप लोगों ने इस तरीके की परेशानी झेली अपने पुराने घर में। पर संजू बताते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं बताया था इस औरत को। हम बड़े सरप्राइज हुए कि उनको ये सारी बातें कैसे पता चली। तब उनकी मकान मालकिन ने बताया कि मुझे एक सिद्धि प्राप्त है जिसकी वजह से मैं इन स्पिरिट्स को सुन सकती हूँ। यहाँ पर उन्होंने संजू की पत्नी को कुछ तावीज और माता की चुनरी दी और बोला कि तुम लोग अपने पुराने घर के आसपास भी मत जाना गलती से भी, वरना वो आत्मा फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। पर वो हमारे घर में नहीं आ सकती क्योंकि मैंने इस घर को बांध रखा है। अब जैसे ही उस मकान मालकिन ने ये लाइन बोली ना कि मैंने इस घर को बांध रखा है, वो आत्मा नहीं आ सकती। संजू बताते हैं कि उसके तुरंत बाद ही जो उनकी मकान मालकिन थी उनका फेस एकदम टेंस्ड हो जाता है। वो बहुत परेशान सी दिखने लगी। वो तुरंत संजू और उनकी पत्नी को लेकर टेरेस पर जाती हैं जहां उनका मंदिर था। उस मंदिर के सामने खड़े होकर वो बता रही थी कि वो जो आत्मा है ना, उसकी नज़र अभी भी तुम लोगों के ऊपर है। कुछ भी हो जाए अगले 1 साल तक तुम लोग BNR की तरफ नहीं जाओगे, वो जो पुराना रेलवे क्वार्टर था उस तरफ। अब संजू बताते हैं कि उनके इतना बोलने के बाद आसपास बहुत तेज हवा चलने लगी। वो संजू को बोलते हैं कि तुरंत नीचे जाके सारे गेट बंद कर दो, वो आत्मा शायद इस घर तक भी पहुंच चुकी है। अब ये सुनते ही संजू अपनी पत्नी को लेके नीचे जाता है और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब संजू बताते हैं कि उस घटना के 3 वीक के बाद ही मेरी जो मकान मालकिन थी उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर ने बोला कि डेंगू की वजह से इनकी डेथ हुई है, पर संजू को बहुत अच्छे से पता था कि इसमें किसी और का ही रोल है। पर मकान मालकिन के डेथ के बाद कभी भी उस आत्मा ने इन लोगों को परेशान नहीं किया। संजू ने आज कोलकाता के दमदम एरिया में एक फ्लैट खरीद लिया है और आज वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहते हैं। उनको लगता है कि जो उनके मकान मालकिन थी उन्होंने उस स्पिरिट को अपने ऊपर हावी होने दिया ताकि संजू और उनकी पत्नी सुरक्षित रह सके। अब आपने ये पूरी कहानी सुन ली, पर इस कहानी के पीछे की क्रिपी बैक स्टोरी सुन के ना आपका खून थोड़ा सा तो जरूर सूख जाएगा। संजू ईमेल में बताते हैं कि जो उनका रेलवे कॉलोनी वाला क्वार्टर था वहां पर एक फैमिली पिछले 15 साल से रह रही थी। उस फैमिली में टोटल 3 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक 20 साल की बेटी। वो फैमिली ना ही किसी से बात करती, ना ही किसी से घुलती मिलती, वो चुपचाप अपने में ही रहते थे। पर जो इस फैमिली में आदमी था ना, उसका नाम है शांताराम पांडे। शांताराम पांडे का नेचर अपने फैमिली के बाकी दोनों मेंबर से एकदम ऑपोजिट है। ये सबसे घुल मिल के रहता था, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि शांताराम को शराब की गंदी लत लग चुकी थी और उसका कैरेक्टर भी खराब था। उनका घर के बाहर दूसरे औरतों से भी संबंध था और यही सब बातें एक दिन इनके फैमिली में पता चल जाती है। पड़ोसी बताते हैं कि उस दिन उनके फैमिली में बहुत लड़ाई हुई, बहुत गाली गलौज हुई हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और उसके अगले दिन से ही शांताराम काम पर आना बंद कर देते हैं। अब ऐसे ही देखते देखते 1 महीने बीत गए। आसपास के पड़ोसियों को लगने लगा कि शांताराम आजकल काम पर नहीं जाते। जो रेलवे में ऑफिसर थे उन्होंने भी इस बात को नोट किया कि शांताराम 1 महीने से काम पर नहीं आ रहे हैं, और इसी चीज की तहकीकात करने रेलवे के कुछ अधिकारी शांताराम के घर आते हैं। जब इन्होंने पूरी तहकीकात की तो पाया कि शांताराम की बीवी और बेटी ने शांताराम को मार दिया है। मारने के बाद उनकी बॉडी को बेड के नीचे जो अंडरग्राउंड फ्लोर था उस फ्लोर के अंदर डाल के रख दिया है, और उनके बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी के कुछ पार्ट्स को लेके उससे ब्लैक मैजिक करते थे। ये सारी बातें बाहर आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस ने उनसे वो घर खाली करवा दिया। जब ये माँ बेटी घर से बाहर निकल रहे थे तब इन्होंने पड़ोसियों को बोला कि अगर कोई भी इस घर के अंदर रहने के लिए आया ना तो उसकी लाश ही वहां से बाहर जाएगी। ऐसा बोलते हुए वो लोग बाहर निकले और पुलिस उनको लेके अपने साथ चली गई। अगले 6 महीने तक वो क्वार्टर खाली रहा था, पर उसके बाद फिर रेलवे का एक कर्मचारी वहां पर शिफ्ट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो सिर्फ 1 वीक तक रहा वहां पे। अब उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो पता नहीं चला, पर 1 वीक रहने के बाद ही उसने क्वार्टर खाली कर दिया था। फिर उसके बाद संजू और उनकी फैमिली वहां पर जाते हैं और आगे की कहानी आपको पता ही है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।